आज के इस वीडियो में हम बलबन के बारे में कुछ अन्य तथ्यों पर बात करेंगे, जैसे कि जिन पर अक्सर एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं या अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि बलबन के समय दिल्ली सल्तनत पर जो मंगोल आक्रमण हुए, उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? उनका नेतृत्व कर रहा था मंगोल शासक तैमूर खां। इसी तरह बलबन के समय हिंदुओं के जो प्रमुख विद्रोह हुए, उनके कौन कौन से केंद्र थे, कहाँ कहाँ विद्रोह हुए? मेवात, अवध, कटेहर और दोआबा। इसके अलावा बलबन के उत्तराधिकारियों की चर्चा भी करनी बाकी है। 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई। उसके बाद कैकुबाद दिल्ली का सुल्तान बना। कैकुबाद कौन था? कैकुबाद था बलबन का पोता। बलबन के पुत्र बुर्गा खां का बेटा था कैकुबाद। लेकिन कैकुबाद के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत विलासी और कामुक व्यक्ति था। परिणाम स्वरूप प्रशासन में अराजकता फैल गई और राज दरबार अमीरों की उच्च महत्वाकांक्षाओं के गिरफ्त में आ गया, जैसा कि हमेशा ही होता है। 1290 में कैकुबाद को लकवा हो जाने के कारण तुर्की अमीरों ने कैकुबाद के अल्पवयस्क पुत्र ख्यूमर्स को सुल्तान घोषित कर दिया। इसी ख्यूमर्स के समय खिलजी अमीरों के नेता जलालुद्दीन खिलजी, जो कि उस समय किस पद पर था? आरिज़े मुमालिक। आरिज़े मुमालिक कौन होता है? आपको बताया गया है कि बलबन ने दीवाने अर्ज नाम से एक नया विभाग खोला था। यह विभाग क्या था? सैन्य विभाग था, और सैन्य विभाग का जो प्रधान था वह आरिज़े मुमालिक कहलाता था। जलालुद्दीन खिलजी आरिज़े मुमालिक के पद पर नियुक्त था। उसने कैकुबाद और ख्यूमर्स का वध करवा दिया, उनकी हत्या करवा दी, और 1290 में वह स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। इस प्रकार ख्यूमर्स जो है वो गुलाम वंश का अंतिम सुल्तान था। इसके बाद गुलाम वंश, इस गुलाम वंश नाम पर बहुत विवाद है, इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो गुलाम वंश का जो अंतिम सुल्तान था, अंतिम शासक था, वह था ख्यूमर्स। इसके बाद गुलाम वंश समाप्त हो गया और खिलजी वंश की स्थापना हुई। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। अब आपसे कैकुबाद और ख्यूमर्स पे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा बलबन के बारे में हम कह सकते हैं कि उसने दिल्ली सल्तनत को तो सुदृढ़ कर दिया, लेकिन वह अपने वंश को सुदृढ़ नहीं कर पाया। हालांकि वो वंशानुगत उत्तराधिकार स्थापित करना चाहता था, लेकिन असफल रहा। उसकी मृत्यु के 3 वर्ष के अंदर अंदर ही उसके वंश का अंत हो गया, क्योंकि बलबन ने जो व्यवस्था की थी उसके वो व्यवस्था उसके स्वयं के व्यक्तित्व पर आधारित थी। उसने सुल्तान की सत्ता को सर्वोपरि बनाने की कोशिश में सामंत वर्ग को निशक्त बनाया, और यह कमजोर सामंत वर्ग सुल्तान की छत्र छाया से बाहर रहकर कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। इसलिए जब कैकुबाद और ख्यूमर्स जैसे अयोग्य शासक आए तो राज्य व्यवस्था बिखरने लगी और खिलजी सामंतों के प्रभाव में वृद्धि होने लगी। इसी कारण बलबन की मृत्यु उपरांत केवल उसके वंश का ही नहीं, बल्कि इलबरी शासक वर्ग के प्रभुत्व का भी अंत हो गया। अब इस वीडियो में मुझे एक और महत्वपूर्ण बिंदु डिस्कस करना है, जिस पर कई बार लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और यह है
विषय है गुलाम वंश के नामकरण से संबंधित। कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में जिस वंश का शासन स्थापित हुआ, उस वंश को कई नामों से पुकारा जाता है। दास वंश या गुलाम वंश, इल्बरी वंश, या फिर आरंभिक तुर्क शासक, और या फिर ममलूक शासक। देखिए, 1206 ईस्वी में उत्तरी भारत में तुर्कों की शासन की विधिवत स्थापना होती है और 1290 तक क्यूमर्स तक तुर्क सत्ता का उत्तरी भारत में सुदृढ़ीकरण पूरा हो चुका था। इस अवधि में उत्तर भारत में जिन 11 शासकों ने राज्य किया, उनके लिए इतिहासकारों ने अलग अलग नामों का प्रयोग किया है। आरंभ में पहली नज़र में इसे गुलाम वंश या दास वंश कहा जाता है, क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास था। इल्तुतमिश और बलबन जैसे शासक भी अपने आरंभिक जीवन में दास थे। किंतु इस नाम पर कई सारे इतिहासकारों को बड़ी आपत्ति है, क्योंकि एक तो शरीयत मानी इस्लामी कानून, तो शरीयत के अनुसार एक दास को शासक बनने के योग्य नहीं माना गया है। अतः दास शासकों के पूरे वंश की कल्पना करना अनुचित है। अब कुछ अन्य इतिहासकार इन शासकों को इल्बरी वंश का नाम देते हैं, क्योंकि ये सभी शासक जो हैं वो इल्बरी जनजाति से संबंधित हो सकते हैं। तो इस बात की हमको जांच करनी पड़ेगी कि कौन कौन इल्बरी तुर्क था। ऐबक जो है वह इल्बरी तुर्क नहीं था। इल्तुतमिश इल्बरी जनजाति का तुर्क था, लेकिन ऐबक इल्बरी तुर्क नहीं था, और बलबन और उसके वंशजों का भी इल्बरी तुर्क होना संदिग्ध है। इसलिए इस नाम को भी कैंसिल कर दिया जाता है, इस नाम को भी मान्यता नहीं मिलती। इतिहासकार अजीज अहमद इन शासकों को दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासकों का नाम देते हैं, आरंभिक तुर्क शासक, क्योंकि उनके अनुसार इन शासकों के लिए वंश शब्द का प्रयोग ही अनुचित है, क्योंकि ये किसी एक परिवार के सदस्य नहीं थे। ये जो सब शासक थे वो अलग अलग 3 परिवारों के सदस्य थे। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का परिवार, फिर इल्तुतमिश और उसके वंशज, और फिर बलबन और उसके वंशज। ये एक फैमिली नहीं थी, ये अलग अलग 3 लोगों के परिवार थे। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें संक्षेप में आदि तुर्क कहा है, किंतु अंततः विख्यात इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा प्रस्तावित नाम, जो नाम है ममलूक शासक, को सबने मान्यता दी है। हबीबुल्लाह ने मध्यकालीन मिस्र के इतिहास का उदाहरण लेकर यह नाम प्रस्तावित किया था। मिस्र में दास या गुलाम सेना नायकों द्वारा स्थापित वंश को ममलूक वंश का नाम दिया गया था। अब शाब्दिक रूप से ममलूक का क्या अर्थ होता है? ममलूक का अर्थ होता है ऐसा दास जिसके माता पिता स्वतंत्र थे, अर्थात स्वतंत्र माता पिता की संतान जो कि बाद में दास बन गई। गुलाम जो है वो जन्मजात दास है, पैदाइशी, उसके माता पिता स्वतंत्र नहीं होते। लेकिन ममलूक जो है उसके माता पिता स्वतंत्र थे, किंतु किन्हीं कारणवश उसे एक गुलाम के रूप में बेच दिया गया। और 1206 से 1290 तक भारत पर शासन करने वाले शासकों में से जो प्रधान हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये तीनों ही स्वतंत्र माता पिता के संतान थे, किंतु तीनों ही दास या गुलाम बना दिए गए। अतः भारत में 1206 से 1290
में जिन लोगों ने शासन किया, जिन 11 लोग सुल्तान की गद्दी पर बैठे, उन्हें सामूहिक रूप से ममलूक वंश के रूप में जाना जाता है। इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक दिल्ली सल्तनत का सुदृढ़ीकरण, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया और बलबन, यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग पहली यूनिट की आखिरी टॉपिक खिलजी साम्राज्यवाद की शुरुआत करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।